स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये नाम सुनते ही दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और अभी इसी जगह पर एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान। दोनों एक टकराव के कगार पर खड़े हैं और शांति के लिए वक्त, समझ लीजिए, रेत की तरह हाथों से फिसलता जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे और यहाँ से आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हालात कितने कितने ज़्यादा नाजुक हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जो एक टेम्पररी सीज़फायर था ना, वो कल यानी 22 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। मतलब शांति से कोई हल निकालने के लिए अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। इसके बाद हालात बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। हाँ, तो ये संकट कोई रातों रात नहीं खड़ा हो गया है। इसकी एक पूरी टाइमलाइन है। शुरुआत हुई 28 फरवरी को, जब अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया। फिर 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन वो फेल हो गई। इसके बाद तो मामला और बिगड़ा। पिछले ही हफ्ते अमेरिका ने ईरान के पोर्ट्स की नेवल ब्लॉकेड यानी कि नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। और कल तो एक ईरानी जहाज को भी जब्त कर लिया गया। आज ईरान कह रहा है कि हमारे क्रू को छोड़ो, और अब हम यहाँ खड़े हैं। सीज फायर की डेडलाइन बस खत्म होने ही वाली है और पूरा रीजन, आप कह सकते हैं, एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहा है। चलिए अब जरा उन मिलिट्री एक्शन पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस टेंशन को एकदम पीक पर पहुंचा दिया है। ये जो अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड है और वो जो ईरानी जहाज को पकड़ा गया है, ये सिर्फ धमकियां नहीं हैं, नहीं, ये असली एक्शन है और इन्होंने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे दिया है। इस पूरे संकट के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। देखिए, ये सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने तो इसे ईरान का सुपर वेपन तक कह दिया था। सोचिए, जिसके हाथ में इसका कंट्रोल है, वो ग्लोबल इकोनॉमी पर अपनी पकड़ बना सकता है। और यही वजह है कि दोनों ही साइड्स इसका इस्तेमाल एक दूसरे पर प्रेशर डालने के लिए कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर बातचीत अटकी कहाँ हुई है? पर्दे के पीछे 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो किसी भी डील के रास्ते में, आप कह सकते हैं, दीवार बनकर खड़े हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम। अमेरिका के लिए ये एक न्यूक्लियर खतरा है और वो चाहता है कि ईरान इसे सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान के लिए ये उसकी नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल है और वो इसके बदले में चाहता है कि उस पर लगे सैंक्शंस हटाए जाएं। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अमेरिका चाहता है कि ये ग्लोबल ट्रेड के लिए हमेशा खुला रहे, बिना किसी रोक टोक के। वहीं ईरान इसे एक बार्गेनिंग चिप की तरह देखता है कि अगर हम पर कोई एक्शन हुआ तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, जाहिर है, पैसा। ईरान चाहता है कि सारे सैंक्शंस हटें और उसके जो $120 बिलियन फ्रीज किए हुए हैं वो उसे वापस मिले। ये पैसा उसकी इकोनॉमी के लिए एक तरह से संजीवनी है और इन तीनों मुद्दों पर कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ तो ये मुश्किल बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ दोनों देशों के लीडर्स पब्लिक में बहुत ही सख्त बयान दे रहे हैं। और उनके इन बयानों से ना हमें उनकी स्ट्रैटेजी और इस संकट में क्या-क्या दांव पे लगा है, इसका काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर। वो कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड है, इससे ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सीधा मैसेज है कि जब तक ईरान हमारी शर्तों पर नहीं आता, ये आर्थिक दर्द जारी रहेगा। और ईरान का जवाब, वो भी उतना ही तीखा है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि वो बैटलफील्ड पर नए कार्ड्स दिखाने के लिए तैयार हैं। अब ये एक खुली वार्निंग है। इसका मतलब क्या हो सकता है? हो सकता है कि वो स्ट्रेट को ही बंद कर दें या फिर रीजन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दें। ये एक साफ सिग्नल है कि तेहरान प्रेशर में झुकने वालों में से नहीं है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि दोनों साइड्स में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्हें पूरा यकीन है कि वो युद्ध जीत रहे हैं और डील बहुत जल्दी हो जाएगी। और दूसरी तरफ हैं ईरान के मोहम्मद बगैर गालिबफ, जो अमेरिका पर डिप्लोमेसी को ख़त्म करने और धमकियों के साये में बात करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये बातचीत नहीं बल्कि सरेंडर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। मतलब दोनों की बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इतने तीखी बयानबाजी के बीच एक उम्मीद की किरण भी है। पर्दे के पीछे पाकिस्तान में पीस टॉक्स की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और कामयाबी की कोई गारंटी भी नहीं है। इन पीस टॉक्स को लेकर ना बहुत कन्फ्यूजन है। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के आने की उम्मीद तो है, पर उनके ट्रैवल को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है।
ईरान ने भी ऑफिशियली नहीं बताया है कि वो आएगा या नहीं। हाँ, जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स मध्यस्थता कर रहे हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और एक ईरानी सोर्स से भी पॉजिटिव सिग्नल मिलने की खबर है। लेकिन फिलहाल सब कुछ हवा में ही है। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक ही सीमित नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है, खास तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी पर। चलिए देखते हैं कि कैसे। ये नंबर्स इस संकट का ग्लोबल इम्पैक्ट बिल्कुल साफ दिखाते हैं। जैसे ही ब्लॉकेट की खबर आई, ऑयल मार्केट में एक तरह से पैनिक फैल गया। नतीजा, ब्रेंट क्रूड 5.6% और WTI क्रूड करीब 7% तक महंगा हो गया। ये एक सीधा रिमाइंडर है कि जब भी पर्शियन गल्फ में टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल और एनर्जी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। और इन बड़ी पॉलिटिकल चालों के बीच में ना एक ह्यूमन क्राइसिस भी खड़ा हो रहा है। इस वक्त पर्शियन गल्फ में 20,000 से ज्यादा सीफेरर्स यानी नाविक 1600 जहाज़ों पर फंसे हुए हैं। वो अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो दो देशों के इस झगड़े के बीच में अटक गए हैं। और यही कड़वी सच्चाई है कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स की असली कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। कल जब ये डेडलाइन खत्म होगी तो क्या होगा? क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्न किया है, बहुत सारे बम फटने लगेंगे? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं, क्योंकि इस टकराव का जो भी नतीजा होगा उसका असर सिर्फ इस रीजन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति पर पड़ेगा।